हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो जैसा कि आप सब जानते हो, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इस बार काउंसलिंग में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ रूल वगैरह बदले गए हैं, कुछ नए रूल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कुछ पुराने रूल को एलिमिनेट किया गया है। तो आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, काउंसलिंग के इस वीडियो के माध्यम से मैं कुलदीप शर्मा गुरु कृपा परिवार की तरफ से उन नए रूल के बारे में और जो कुछ चेंजेज आए हैं उन सब के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा। ये जो काउंसलिंग हो रही है इसमें कौन कौन सी सीट डोमिसाइल फ्री है। डोमिसाइल फ्री सीट्स का मतलब है ऐसे सीट्स जिन पर काउंसलिंग करने के लिए एवरी स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जिसके लिए किसी भी आपको पर्टिकुलर डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती, जिस पर आप जिन कॉलेजेस के लिए, जिन चॉइसेस के लिए आप काउंसिल करने के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहले अपन उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 15% ऑल इंडिया कोटा MBBS BDS सीट्स, वो तो आप जानते ही हो। BHU की 100% सीट्स, उनके लिए भी आपको किसी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। ये सब बातें अपन पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। एम्स की 100% सीट्स, वो भी सारी ओपन सीट्स है, उनके लिए भी आपको किसी पर्टिकुलर डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि एम्स जोधपुर में केवल राजस्थान का ही बच्चा एडमिशन ले सकता है। एम्स जोधपुर के लिए ये MP, UP, गुजरात, महाराष्ट्र, अदर स्टेट्स के बच्चे भी एलिजिबल होंगे। इनके लिए किसी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। जिपमर की ओपन सीट्स, जो जिपमर के दोनों कैंपस है, पांडेचेरी और करिकल, वहाँ की कुछ 179 के अप्रॉक्सीमेट सीट्स है, वो सारी ओपन सीट्स है। उनके लिए भी आपको किसी भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ओपन सीट्स है उनके लिए भी अपने को डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे DU या VMMC या RML हो गई, DU में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग, UCMS, उन सब की 15% सीट्स के लिए आपको किसी भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। और इनकी जो 85% सीट्स होगी, जो ये मैंने कॉलेजेस के नाम बोले हैं, DU, VMMC और RML यूनिवर्सिटी, उनकी 85% सीट्स के लिए भी काउंसलिंग इसी पोर्टल के थ्रू होगी, लेकिन वो केवल दिल्ली स्टेट के बच्चों के लिए ही अप्लीकेबल होगी। जिन बच्चों ने 11th और 12th दिल्ली रीजन के स्कूल से पास किया है, वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स 85% सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी 15% सीट्स के लिए किसी भी डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं, आप सारे लोग उन 15% सीट्स के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, जो ESIC कॉलेजेज है उनकी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए भी किसी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, जैसे ESIC अलवर, ESIC फरीदाबाद या ESIC चेन्नई, कोलकाता, इन सब की भी 15% सीट्स के लिए किसी भी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया था, जो AFMC है उसकी भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के दौरान उसका विलिंगनेस के बारे में पूछा जाता है। जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, उस समय आपको अपनी विलिंगनेस, AFMC में यदि आप AFMC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको अपनी विलिंगनेस यस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी आपको AFMC की तरफ से काउंसलिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अदरवाइज आपको AFMC की तरफ से काउंसलिंग के लिए कोई कॉल नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर केवल और केवल आपकी विलिंगनेस पूछी जाएगी। बाकी काउंसलिंग के लिए आपको AFMC की वेबसाइट से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। बाकी काउंसलिंग उनके स्तर पर होगी, यहाँ पर केवल और केवल विलिंगनेस पूछी जाएगी AFMC की काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए। ठीक है, ओके बच्चों, इस बार जो थोड़ा सा चेंज किया है, तो काउंसलिंग 4 राउंड में होंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जिसको अपन लास्ट ईयर तक मॉपअप राउंड बोलते थे, उसी को इस बार राउंड 3 नाम दिया गया है। और साथ ही साथ लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिन कॉलेजेस में सीट वगैरह बच जाती है, ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स वगैरह बच जाती है, तो उन कॉलेजेस की बची हुई सीट की काउंसलिंग के लिए लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट करवाया जाएगा MHFW की तरफ से। ठीक है, इनके लिए एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी के लिए केवल 2 एलिजिबिलिटी चाहिए। नीट में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, तो वो आपके रिजल्ट पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो। तो जो नीट क्वालिफाइड है वो सारे स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। और दूसरी बात, ऑल इंडिया 15% कोटा सीट जो है उसके लिए किसी भी डोमिसाइल की जरूरत नहीं। मतलब आप कोई भी स्टूडेंट्स, किसी भी स्टेट का स्टूडेंट्स अदर कॉलेज की 15% सीट्स के लिए एलिजिबल है, उसके लिए उसको किसी भी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। हाँ बच्चों, तो अब अपन जो चेंजेज आए हैं काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए, उनको अपन यहां डिस्कस करते हैं कि राउंड 1 में क्या होगा, राउंड 2 में क्या होगा, या राउंड 3 जो अर्लियर मोपअप राउंड के नाम से जाना जाता था उसमें क्या होगा। उन सब चेंजेज को अपन यहां डिस्कस करेंगे। राउंड 1 में कोई चेंज नहीं आया है।
मतलब जो पहले था वही राउंड 1 का प्रोसेस अभी रहेगा। राउंड 1 का जो प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको जो एक फीस है जिसमें काउंसलिंग फीस, रजिस्ट्रेशन चार्ज प्लस रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है वो ऑनलाइन डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये करने के बाद 22 तारीख को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी है, एक्सरसाइज ऑफ चॉइस और लॉकिंग। चॉइस फिलिंग का मतलब है आपको चॉइस फिल करनी है, जिन जिन कॉलेजेज में जिस जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उन कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। एक्सरसाइज का मतलब है आप चॉइस को एडिट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने कुछ चॉइस भर दी, फिर जो चॉइस का सीक्वेंस आपने भरा उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उनको एडिट कर सकते हो, किसी कॉलेज की प्रायोरिटी बढ़ा सकते हो, किसी की प्रायोरिटी रिड्यूस कर सकते हो, कोई कॉलेज ऐड कर सकते हो, कोई कॉलेज डिलीट कर सकते हो। तो जो दूसरा एक्सरसाइज ऑफ चॉइस इसे बोला जाता है, ये आप कितनी भी बार कर सकते हो लॉक करने के पहले। बिफोर लॉकिंग आप कितनी भी बार चॉइस को एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उनकी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो और उसके बाद लॉक करना होता है, लॉकिंग होगी। ये ध्यान रखिए, एक बार चॉइस लॉक करने के बाद एट एनी कॉस्ट किसी भी कंडीशन में आइदर योर लेवल और एमसीसी लेवल किसी भी कंडीशन में आपकी चॉइस वापस एडिट नहीं की जा सकेगी। तो जब आप अपनी भरी हुई चॉइस से कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, उस ऑर्डर से कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो तो ही आप अपनी चॉइस को लॉक कीजिए, क्योंकि एक बार चॉइस लॉक होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव या एडिट होना अलाउड नहीं होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि आप खुद से चॉइस लॉक नहीं करते हो तो लास्ट सेव्ड चॉइस, लास्ट टाइम तक जो भी फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग का लास्ट टाइम है उस टाइम तक जो आपकी लास्ट सेव्ड चॉइस है, आप चॉइस भरोगे उनको हर बार सेव भी करोगे तो जो लास्ट सेव्ड चॉइस है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा लॉक कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप चॉइस फिलिंग, एक्सरसाइज ऑफ चॉइस और लॉकिंग ऑफ चॉइस समझ चुके हो। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, तो इसमें अपना कोई काम नहीं है, ये एमसीसी के लेवल का इवेंट है। वो जो भी आप चॉइस वगैरह भरोगे, जिस ऑर्डर में आप चॉइस वगैरह भरोगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको वो प्रोसेस करेंगे। उसके बाद में राउंड 1 का रिजल्ट पब्लिश होगा। ठीक है, और उस रिजल्ट के बाद एक नई चीज इस बार इंट्रोड्यूस की गई, आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी सबमिट करने पड़ेंगे। आपको एक दिन का ड्यूरेशन दिया जाएगा और उस ड्यूरेशन में आपको आपके जो एसेंशियल सर्टिफिकेट है, कौन कौन से सर्टिफिकेट होंगे वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, वो सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने पड़ेंगे। लास्ट ईयर तक ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन इस साल से ये नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है कि रिजल्ट आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, जो सर्टिफिकेट वो डिमांड करेंगे उन सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा, पहले अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, रिजल्ट आने के बाद आपको इनको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग वगैरह चलेगी। तो आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गई, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करने के लिए आपको उस कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहां पर खुद से आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी वहां पर फिजिकल रिपोर्टिंग मानी जाएगी, आपकी कॉलेज की ज्वाइनिंग मानी जाएगी। और आप चाहे तो वहां पर अपग्रेड के लिए अपनी विलिंगनेस भी दे सकते हो कि जैसे मान लो राउंड 1 में आपको कोई एक्स कॉलेज मिल गई, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, साथ ही साथ आप ये चाहते हो कि सेकेंड राउंड में आपकी कॉलेज अपग्रेड हो जाए, तो आप उस कॉलेज को वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप अपग्रेड के लिए अपनी विलिंगनेस दे दीजिए। अपग्रेड के लिए आप अपनी विलिंगनेस यस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इतना अपने को राउंड 1 में करना होगा। अब अपन राउंड 2 के प्रोसेस से जो भी इंफॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया था और जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, उन लोगों को, उन कैंडिडेट्स को वापस से रजिस्ट्रेशन, सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई थी लेकिन जिन्होंने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, जो रिपोर्टिंग करने नहीं गए, उन स्टूडेंट्स को भी सेकंड राउंड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो भी सेकंड राउंड के लिए सीधे एलिजिबल होंगे, उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करना किनको है? जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, यदि वो कैंडिडेट सेकंड राउंड में चॉइस फिल करना चाहते हैं, काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं, तो उन्हें सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया उनको सेकंड राउंड में फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा,
और फीस वगैरह पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद वही प्रोसेस होगा, चॉइस फिलिंग, एक्सरसाइज ऑफ चॉइस एंड चॉइस लॉकिंग चलता रहेगा। आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। हाँ, ध्यान से सुन लीजिए एक बात, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते रहते हैं कि सर हमने पिछले राउंड में, फर्स्ट राउंड में चॉइस भरी थी और हमने मैक्सिमम चॉइस भर दी थी और हमें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिली, तो क्या मुझे सेकंड राउंड में चॉइस वापस से भरनी पड़ेगी? यस, जो फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस भरी थी वो नल एंड वॉइड हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए आपको फ्रेश चॉइस वापस से भरनी पड़ेगी। जो फर्स्ट राउंड वाली चॉइस आपकी भरी हुई थी वो खत्म हो चुकी है, वो हट चुकी है सिस्टम से। अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए आपको वापस से चॉइस भरना पड़ेगा, ठीक है। आप चॉइस को एडिट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, तो ये अपनी इवेंट नहीं है। उसके बाद रिजल्ट पब्लिश होगा। रिजल्ट के बाद एक दिन के इंटरवल में आपको अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने हैं और साथ ही साथ अपने को रिपोर्टिंग के लिए भी जाना है, ठीक है। पहली बात, रिपोर्टिंग के लिए अगेन, आप यदि आपको सेकेंड राउंड में पहली बार कॉलेज मिली है और आप रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उस कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होकर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड चीज, जैसे मान लो आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी और आपने उसको ज्वाइन कर लिया था, और सेकंड राउंड में आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, आपने नई चॉइसेस भरी, आपकी कॉलेज अपग्रेड होकर आपको कोई दूसरी कॉलेज मिल गई, तो रिपोर्टिंग के लिए आपको पहले जो फर्स्ट राउंड की आपके द्वारा ज्वाइन की हुई कॉलेज थी वहां जाना पड़ेगा। वहां से आपको एक ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। ये जो लेटर है वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगी। वो लेटर और अपने डॉक्यूमेंट्स आप वापस लेकर आपको नई कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट सेकंड राउंड की अलॉटेड कॉलेज में नहीं जा सकते हो। फर्स्ट राउंड में आप जो कॉलेज आपने ज्वाइन करी थी वहां जाके अपना रिलीविंग लेटर लोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लोगे, फिर आप सेकंड राउंड वाली कॉलेज को ज्वाइन करोगे, ठीक है, ओके। एक बड़ा चेंज जो इस बार किया गया है, क्या, लास्ट ईयर तक सेकंड राउंड में यदि कोई कैंडिडेट कॉलेज को, अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन कर लेता था तो उसकी सारी काउंसलिंग का प्रोसेस वहीं खत्म हो जाता था और वो आगे मॉप अप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड या स्टेट की काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए एलिजिबल नहीं था। इस बार वो रूल हटा दिया गया है और आपको सेकंड राउंड में भी अपग्रेड की फैसिलिटी दी गई है कि आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिली, आपने उसको ज्वाइन कर लिया और आप यदि अपग्रेड करवाना चाहते हो थर्ड राउंड में तो आपके पास थर्ड राउंड में अपग्रेड करवाने का ऑप्शंस होगा। लास्ट ईयर तक ज्वाइन करने के बाद, सेकंड राउंड की कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आपको अदर ये आगे की काउंसलिंग में पार्ट लेने का कोई ऑप्शंस नहीं था, चाहे ये स्टेट काउंसलिंग हो चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग हो। लेकिन इस बार से आपको सेकंड राउंड में अपग्रेड करने का मौका दिया गया है कि सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिली, आपने ज्वाइन कर ली, आप अपग्रेड करवाना चाहते हो तो थर्ड राउंड में आप उसको अपग्रेड करवा सकते हो, ठीक है। एक खास बात और, यदि फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गई थी, आपने ज्वाइन कर ली थी और सेकंड राउंड में आपको अपग्रेड हो गई, तो फर्स्ट राउंड वाली जो कॉलेज थी वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुकी है, उस पर अब आपका कोई क्लेम नहीं होगा। वो कॉलेज, वो सीट किसी और कैंडिडेट को दी जा चुकी है, वहां से आपका क्लेम खत्म हो चुका है। आपको अपनी जो पहले वाली अलॉटेड कॉलेज थी वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, रिलीविंग लेटर लेकर नई कॉलेज में गिवन टाइम में रिपोर्ट करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है आपके लिए, और सेकंड राउंड वाली कॉलेज में यदि आप टाइम पे रिपोर्ट नहीं करोगे तो वहां से भी आपकी रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी, वो वाली कॉलेज भी आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यदि आपके सेकंड राउंड में कॉलेज अपग्रेड होती है, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिली थी, आपने ज्वाइन करी, सेकंड में अपग्रेड हो गई, तो फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज पर आपका कोई क्लेम नहीं होगा, ठीक है। जिन कैंडिडेट को सेकंड राउंड में सीट मिल गई लेकिन वो उसको ज्वाइन करने के लिए नहीं जाते हैं तो यहां फ्री एग्जिट वाली फैसिलिटी नहीं होगी। उनकी जो, उन्होंने जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कराई थी वो फॉरफिट हो जाएगी और थर्ड राउंड में उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गई, आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, तो जो सिक्योरिटी मनी आपने जमा कराई थी, जो आपने अब फीस वगैरह पे करी थी, वो सारी फॉरफिट हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी और आपको थर्ड राउंड के लिए नई फीस के साथ आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि मान लो आपको सेकंड राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिली तो आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप थर्ड राउंड के लिए डायरेक्ट एलिजिबल होगे। अब अपन बात करते हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए। सबसे पहले वे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ
उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो थर्ड राउंड के लिए डायरेक्ट एलिजिबल होंगे। ठीक है। जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट या सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई नहीं किया था, यदि वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स ने राउंड 1 या राउंड 2 में अलॉटेड कॉलेज को रिपोर्ट नहीं किया या रिजाइन कर दिया, उन कैंडिडेट्स को भी यदि थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो नई फीस पे कर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चॉइस फिल करने का मौका मिलेगा। ठीक है। बाकी प्रोसेस वो का वही रहेगा, आप चॉइस वगैरह भरोगे, एडिट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, लॉक करोगे, उसके बाद इसका रिजल्ट पब्लिश होगा। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद एक गिवन इंटरवल में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे ऑनलाइन पोर्टल पर। उसके बाद राउंड 3 में जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसके लिए आप फिजिकली रिपोर्ट करोगे अलॉटेड कॉलेज में, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप फिजिकली रिपोर्ट करोगे। ठीक है। कुछ खास बातें जो राउंड 3 के लिए आपको ध्यान रखनी है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात, यदि किसी कैंडिडेट को राउंड 2 में कोई सीट मिली थी और वो उसको ज्वाइन कर चुका था और राउंड 3 में वो अपनी सीट को अपग्रेड करवाया है, तो राउंड 2 में अलॉटेड सीट पर उसका कोई क्लेम नहीं होगा। राउंड 2 में अलॉटेड या राउंड 2 में ज्वाइंट सीट जो थी वहां जाकर उसको अपना रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा और फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और उस रिलीविंग लेटर के साथ थर्ड राउंड में जो नई कॉलेज अलॉट हुई है वहां उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सेकंड राउंड में भी ऐसा ही प्रोसेस था, थर्ड राउंड में भी आपको यही करना पड़ेगा। एक खास बात, यदि तीसरे राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तो जो भी फीस आपने पे किया था वो फॉरफिट हो जाएगी। साथ ही साथ आप अगले राउंड की काउंसलिंग से भी एलिमिनेट हो जाओगे, मतलब आपको अगले राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। थर्ड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गई, आप उसको ज्वाइन करने के लिए नहीं जाते हो तो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस वहीं खत्म हो जाएगा। आपने जो सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट कराई थी वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो जब्त हो जाएगी। साथ ही साथ फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग वहां से भी आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आगे भी किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। और एक नया रूल जो आप सबके लिए ध्यान रखने लायक बात है, जिसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, वो ये कि यदि किसी कैंडिडेट को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है तो वो उसको ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। और यदि वो उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता है तो जो फीस उसने डिपॉजिट करी थी वो तो फॉरफिट होगी। साथ ही साथ नीट एग्जामिनेशन के लिए 1 साल के लिए वो डिबार कर दिया जाएगा, मतलब उसको 1 साल तक नीट की एग्जामिनेशन भी नहीं देने दी जाएगी। ये एक तरीके से पनिशमेंट होगा। यदि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होती है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और आप यदि इसको ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी फीस फॉरफिट हो जाएगी। साथ ही साथ 1 साल के लिए आप नीट एग्जामिनेशन से भी बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है। तो बड़ी सावधानी के साथ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको अपनी चॉइस फिल करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं, कॉमन डाउट है, तो वो कॉमन डाउट भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहला डाउट, यदि कोई कैंडिडेट सेकेंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता है, रिपोर्ट नहीं करता है, तो क्या उसको थर्ड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? यस। यदि सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज आपको अलॉट होती है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तो जो सिक्योरिटी मनी आपने डिपॉजिट कराई थी वो फॉरफिट हो जाएगी और आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ, फ्रेश पेमेंट के साथ थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, क्या सेकेंड राउंड की कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैं थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? यस। इस बार ये रूल चेंज कर दिया था। लास्ट ईयर तक तो ये था कि सेकंड राउंड की कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आपकी सारी काउंसलिंग रुक जाती थी और आप आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार आपको अपग्रेड की फैसिलिटी दी गई है। यदि सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट होती है, आप उसको ज्वाइन करते हो, तो थर्ड राउंड में कॉलेज को अपग्रेड करवाने का चांस आपके पास रहेगा। आप अपग्रेड करवाने के लिए अपनी विलिंगनेस दे सकते हो। ठीक है। लेकिन खास बात, मान लो सेकंड राउंड में आपने कोई कॉलेज ज्वाइन कर ली और फिर आप रिजाइन कर देते हो, तो फिर आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फ्रेश पेमेंट के साथ फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो पहले वाली आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो फॉरफिट हो जाएगा और फ्रेश पेमेंट के साथ आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कौन एलिजिबल नहीं होंगे?
तो जो जो एलिजिबल नहीं होंगे उनके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। फिलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आगे जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी तो जल्दी ही आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। पहला, जिन कैंडिडेट ने स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो एलिजिबल नहीं होंगे। सेकेंड थिंग, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के दौरान उस पीरियड में यदि कोई कैंडिडेट कॉलेज को ज्वाइन कर चुका है या कोई कॉलेज होल्ड कर रहा है, मतलब उसको किसी स्टेट की काउंसलिंग में कहीं पर भी कोई कॉलेज मिली हुई है, वो स्टूडेंट्स भी, वो कैंडिडेट भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। साथ ही साथ वे कैंडिडेट जिनको एमसीसी के थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गई लेकिन जिन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया, ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग जिसमें एम्स बीएचयू वगैरह सबकी काउंसलिंग होती है, किसी कैंडिडेट को थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल गई और उसने उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, तो वो कैंडिडेट भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इनके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। एक बहुत ही कॉमन डाउट है बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमने फॉर्म फिल करते टाइम एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ नेम वगैरह में मिस्टेक कर दी थी या पेरेंट्स के नेम वगैरह में मिस्टेक कर दी थी, हमारे नेम वहाँ गलत लिखे हुए जबकि डॉक्यूमेंट्स में सही लिखे हुए, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उन सारे कैंडिडेट के लिए एक ही सूचना है कि उनको एक एफिडेविट बना के लेके जाना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे ही बिलोंग करते हैं, आपको और कोई करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। आप जिन भी कैंडिडेट के साथ ये स्पेलिंग मिस्टेक वाली प्रॉब्लम है उन सारे कैंडिडेट को एफिडेविट बना के लेके जाना पड़ेगा जिसमें ये मेंशन होगा कि जो डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हो वो सारे के सारे आपसे ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। और एक बहुत ही कॉमन बात जो आप सब जानते भी हो फिर भी मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, एट एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग, किसी भी स्टेज में आप यदि अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करने जाते हो, रिपोर्ट करने जाते हो एट एनी स्टेज, तो आपको वहां पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या उनकी जेरोक्स के सारे आपकी कोई रिपोर्टिंग अलाउड नहीं होगी। किसी भी कॉलेज में किसी भी राउंड पे आप यदि रिपोर्टिंग करते हो तो फिजिकली रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स स्टेट की उस कॉलेज में जमा है, क्या मैं वहां जा सकता हूं? ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होगी। किसी भी राउंड में यदि आप रिपोर्ट करने जाते हो तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे तो बच्चों रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आप में से कई जागरूक बच्चे अब तक रजिस्ट्रेशन करवा भी चुके हैं। फिर भी रजिस्ट्रेशन में क्या फीस पे करना पड़ेगा उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस बार जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो टोटल काउंसलिंग फीस होगी वो 11,000 होगी, जिसमें 1,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा और काउंसलिंग फीस के 10,000 रुपीज लिए जाएंगे। ठीक है, जो कि रिफंडेबल होते हैं। ठीक है। और ये 1,000 रुपीज नॉन रिफंडेबल है, ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा। SC, ST, OBC या PH कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपीज होगा और काउंसलिंग फीस 5,000 रुपीज होगी। इट मीन्स उनको टोटल 5,500 रुपीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन पे करना पड़ेगा। ठीक है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए फीस है। ये जो भी मैंने अभी 11,000 या 5,500 बताई, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के लिए चार्ज है। यदि आप डिम्ड यूनिवर्सिटी के लिए प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करवाना चाहते हो, लाइक DY पाटिल वगैरह या ये मणिपाल वगैरह, भारतीय विद्यापीठ पुणे वगैरह, इन सब के लिए भी काउंसलिंग करवाना चाहते हो, उनकी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा वो 5,000 रुपीज होगा प्लस काउंसलिंग फीस 2 लाख रुपीज होगी। मतलब टोटल आपको 2,05,000 रुपए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन पे करना पड़ेगा यदि आप डिम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग भी करना चाहते हो। ठीक है। और इसमें जो रिफंडेबल अमाउंट होगी, मतलब इन केस यदि रिफंड होता है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के लिए तो इन जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 रुपीज रिफंड होंगे, SC, ST, OBC, PH के लिए 5,000 रुपीज रिफंड होंगे और डिम्ड यूनिवर्सिटी वाली काउंसलिंग यदि कोई करवा रहा है तो वहां पे रिफंडेबल अमाउंट 2 लाख रुपीज होगा। ठीक है। काउंसलिंग से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन जैसे से अपलोड होती जाएगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। पुराने वाले वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ कॉलेज इंफॉर्मेशन और कॉलेज की कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड डिटेल शेयर कर दी थी। आगे कोई भी चेंज या अपडेट आता है तो नए वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आपके पास शेयर कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।